हे गाइस, वेलकम टू सिविल टेक। मैं विनीत कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग डिजाइन ऑफ स्टील एंड मशीनरी स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि ऑलरेडी हम लोग इसका लेक्चर नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूँ कि लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने इसकी जो एक बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है उसके बारे में डिस्कस किया हुआ था। और चलिए अब हम लोग अपने इस लेक्चर के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो यदि अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो उसके कुछ बेसिक टर्म थे, मीन्स अकॉर्डिंग टू बीटी जो सिलेबस था हमारा डिजाइन ऑफ स्टील एंड मशीनरी स्ट्रक्चर का, वो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। रिवेटेड कनेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि रिवेटेड कनेक्शन क्या होता है, रिवेट्स क्या होती हैं, रिवेट का यूज हम लोग क्यों करते हैं। रिवेट से क्लासिफिकेशन के बारे में भी हम लोगों ने वहाँ पे इसमें डिस्कस किया हुआ था। फिर उसमें जो हम लोग जितने भी जॉइंट्स यूज करते हैं, मीन्स लैप जॉइंट, बट जॉइंट, उनके बारे में डिस्कस किया हुआ था। उसकी जो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, लाइक एज, रिवेट लाइन, गेज डिस्टेंस, एज डिस्टेंस, पिच डिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू IS 800, उनकी कुछ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, उनके बारे में भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि अभी तक इसका फर्स्ट लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो फर्स्ट लेक्चर देख लें, क्योंकि बिना उसके शायद ये लेक्चर आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला है। कुछ मैंने उसमें ये स्टील कनेक्शन दिखाए हुए थे कि किस प्रकार से मेरे ये स्टील कनेक्शंस होते हैं। इसमें जो बड़े बड़े स्टील मेंबर्स होते हैं, उन बड़े बड़े स्टील मेंबर्स को जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पे लाइकेज, रिवेट, वोल्ड या वेल्डिंग का यूज करते हैं। तो इसी प्रकार की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्शंस बोलते हैं। कनेक्शन मीन्स जॉइंट्स बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए, अब इस डायग्राम में आप लोगों को देखिए कि यहाँ पे इस पर हम लोग रिवेट का यूज कर रहे हैं। कनेक्शन करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इस पर देखिए, यहाँ पे ये हम लोग रिवेट का यूज कर रहे हैं। तो ऐसा जो कनेक्शन होगा, ये कनेक्शन हमारा क्या कहलाएगा, रिवेटेड कनेक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट, अब हम लोगों का ये वीडियो आज का यहाँ से स्टार्ट होता है कि हम लोग जो कुछ पॉइंट्स थे उनके बारे में ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड लेक्चर में जो हमें डिस्कस करना है वो सबसे पहला हमारा पॉइंट है पैटर्न ऑफ रिवेटेड जॉइंट। पैटर्न मीन्स क्या होता है, मतलब कि किसी भी प्लेट में हम लोग रिवेट को जिस तरीके से, जिस पैटर्न से लगाते हैं, वो पैटर्न, उनको लगाने का तरीका हमारा पैटर्न्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो हम लोग पैटर्न्स यूज करते हैं वो 3 प्रकार के पैटर्न यूज करते हैं। फर्स्ट हमारा होता है चेन रिवेटिंग, सेकंड हमारा होता है यहाँ पे जिगजैग और स्टेजर रिवेटिंग, थर्ड हमारा होता है डायमंड रिवेटिंग। तो बेटा, चेन रिवेटिंग क्या होती है, जिगजैग रिवेटिंग हमारी क्या होती है, डायमंड रिवेटिंग क्या होती है, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। तो चेन रिवेटिंग, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि चेन रिवेटिंग से क्या तात्पर्य है। तो यदि हम लोग चैन को किसी भी प्लेट में, ठीक, एक व्यवस्थित क्रम में, मीन्स एक ही सीरीज में, एक ही सीक्वेंस में लगाएं, तो उस प्रकार जो उनका लगाने का तरीका होता है वो हमारा क्या कहलाता है, चेन रिवेटिंग या चेन पैटर्न कहलाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि इनकी देखिए, यहाँ पे जो हमारा सेक्शन है 1 सेक्शन है, सेम इसी पे लगाया गया है। यहाँ पे हमारा क्या है, 2 सेक्शन है। मतलब सभी जो रिवेट्स हैं वो एक ही लाइन पे लगी हुई हैं, यानी मतलब कि उनकी जो एक्सेस है हमारी क्या है, सेम एक्सेस है। तो इस प्रकार के पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, चेन रिवेटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट वहीं पे जो हमारा जिगजैग रिवेटिंग होता है, जिगजैग रिवेटिंग, इससे क्या तात्पर्य होता है, तो इससे तात्पर्य ये है हमारा कि इसमें जो हमारे जितने भी हमने रिवेट्स लगाई गई हैं, वो सभी एक ही लाइंस में ना होकर अलग अलग लाइंस में। यहाँ पे देखिए, ये इस पे आ रही है, ये इस पे आ रही है, यहाँ पे इस पे 2 आ रही हैं, फिर यहाँ पे सिंगल हो गई। इनको यदि यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल आ रही है, फिर यहाँ पे डबल आ रही है, यहाँ पे ये फिर डबल आ रही है। मतलब इनकी डिस्टेंस या इनका जो हमारा एक्सेस है वो प्रत्येक पे यहाँ पे क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो अब जो कि हम लोगों ने यहाँ पे उस फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था कि 2 रिवेट्स के बीच की ये जो डिस्टेंस होती है ये हमारी क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। ठीक, लेकिन अब ये जो हमारे, अब इन 2 रिवेट्स के बीच की जो दूरी हमारी कहलाएगी, इसको हम लोग बोलते हैं P1 या विषम पिच। इससे क्या तात्पर्य है, मतलब मेन हमारी पिच ये हो गई, फिर इसके बाद में जो हम, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे जिगजैग रिवेटिंग का यूज किया गया है, तो
अब जितनी भी रिवेट्स लगाई गई हैं तो सब एक ही सीरीज में ना हो कि कुछ अलग अलग में हैं, तो उनके बीच का जो हमारा गैप होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा हो गया P1 हो गया, ये हमारा P हो गया। हम लोगों ने गेज डिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया हुआ था, तो गेज डिस्टेंस हमारा क्या होगा, ये हमारी रिवेट लाइन, ठीक, ये भी हमारी रिवेट लाइन, तो इनके बीच की ये जो डिस्टेंस होती है ये हमारी क्या कहलाती है, जी कहलाती है, यानी गेज डिस्टेंस कहलाती है। फिर नेक्स्ट एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस जिसे हम लोग हिंदी में किनारा दूरी भी बोलते हैं। तो एज डिस्टेंस क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए, यानी रिवेट्स को हम लोग प्लेट के किनारे से जितनी डिस्टेंस दूरी पे लगाते हैं, मतलब ये वाली दूरी, ठीक, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी एज डिस्टेंस, एज डिस्टेंस, ठीक। तो हम लोगों ने यहाँ पे जान लिया कि हमारा पिच क्या होता है, गेज क्या होता है, एज डिस्टेंस क्या होता है। नेक्स्ट था फिर हमारा जो हम लोग पैटर्न पढ़ रहे थे, उस पैटर्न पे हमारा नेक्स्ट था डायमंड रिफ्टिंग। तो डायमंड रिफ्टिंग ये हमारा एक ऐसा पैटर्न होता है कि जिसको हम लोग बेड जॉइंट में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि सबसे जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ देता है ये हमारा डायमंड रिफ्टिंग ही देता है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज मैं यहाँ से P फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ से भी P फोर्स लगा रहा हूँ इसे खींचने के लिए, तो इसमें जो सबसे पहला हमारा लोड आएगा, अब इसका एक सेक्शन यहाँ से डिवाइड कर लीजिए, ये सेक्शन हमारा ए हो गया, ठीक। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा फोर्स आएगा, यानी इस वाले रिवेट पे आएगा, ये उसे बियर करेगा, यानी 1-1 सेक्शन पे सबसे पहले हमारा फोर्स आ रहा है। फिर जब 1-1 सेक्शन ने इसे क्या कर लिया, बियर कर लिया, तब इसके बाद फिर हमारा 2-2 सेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर नेक्स्ट हमारा 3-3 सेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब कि सबसे पहले हमारा आ रहा है इस वाले पे, फिर नेक्स्ट इन वाले पे आ रहा है, फिर थर्ड हमारा इन वाले पे आ रहा है। तो इस प्रकार से पूरा लोड हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इस प्रकार का जो हमारा पैटर्न होता है, ये पैटर्न बट जॉइंट के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। तो इसलिए हम लोग बट जॉइंट में डायमंड रिफ्टिंग का ही प्रयोग करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जोड़ की विफलता, यानी जो हमारे जॉइंट हैं, जॉइंट्स जॉइंट में हमारे कितने प्रकार के फेलियर्स हो सकते हैं, उन फेलियर के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक। तो अब वहाँ पे हम लोगों ने इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी सिर्फ समझी हुई थी, अब इसको यहाँ पे डिटेल्स समझने की कोशिश करेंगे। किसमें जो हमारा सबसे पहला होता है फर्स्ट पॉइंट, वो होता है टेंशन फेलियर, सेकंड होता है हमारा शियर फेलियर, थर्ड हमारा यहाँ पे क्या होता है, बियरिंग फेलियर। यानी कोई भी हमारा जॉइंट है या कोई भी कनेक्शन है, वो सिर्फ 3 प्रकार से फेल हो सकता है। फर्स्ट शियरिंग पे, सेकंड बियरिंग पे, थर्ड हमारा टीयरिंग पे। शियरिंग, बियरिंग एंड टीयरिंग, इनके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि लाइक जैसे मैंने यहाँ पे कोई एक प्लेट ली, ठीक, मैं यहाँ पे लैप जॉइंट बना रहा हूँ, ये मेरा जो जॉइंट है ये कौन सा है, लैप जॉइंट है। यहाँ पे मैं एक रिवेट लगा रहा हूँ, ये मैंने रिवेट से अब मैंने एक कनेक्शन बना दिया। अब यहाँ पर ये देखिएगा, इसको मैंने P फोर्स यहाँ से लगाया, P फोर्स यहाँ से लगाया। अब मैं इसमें P फोर्स लगा के जब इसे खींचूंगा, तो खींचने पे हमारा क्या होगा, जब इस पे बहुत ज़्यादा फोर्स आएगा, यानी इस शियर प्लेन पे, यानी इस वाले प्लेन पे क्या होगा, यहाँ से जो हमारी रिवेट है, यानी रिवेट ब्रेक हो जाएगी, और जो हमारा करेक्शन हो जाएगा, यानी यहाँ पे फेल होने के बाद जो हमारा कनेक्शन बचेगा वो कुछ इस प्रकार का बचेगा, यानी एक ये प्लेट हो गई, एक ये प्लेट हो गई, रिवेट का हाफ पार्ट हमारा इस पे रहेगा और रिवेट का हाफ पार्ट हमारा इसमें रहेगा। यानी इस प्रकार का जो हमारा फेलियर होगा वो क्या कहलाएगा, शियर फेलियर कहलाएगा, ठीक। फिर बियरिंग फेलियर, बियरिंग फेलियर से यहाँ पे क्या तात्पर्य होता है कि लाइक जब हमने यहाँ पे जॉइंट्स बनाया हुआ था, ठीक, जॉइंट्स पे हम लोगों ने यहाँ पे रिवेट का प्रयोग किया था, तो इस पार्ट पे, ठीक, वो भी इस डायरेक्शन पे
इस जगह पे इस डायरेक्शन पे, इस जगह पे इस डायरेक्शन पे। जब हम इस पे P फोर्स लगा के खींचते हैं, ठीक, इसको हमने P फोर्स लगा के खींचा, तो P फोर्स लगा के हमने जैसे खींचा तो इस रिवेट पे इस पार्ट पे और इस वाले रिवेट पे इस पार्ट में हमारा क्या होगा, यहाँ पे बेरिंग की वजह से ये फेल होने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के फेलियर को हम लोग क्या बोलते हैं, बेरिंग फेलियर बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे टीयरिंग फेलियर। तो टीयरिंग फेलियर, अब मैं यहाँ पे एक प्लेट बना रहा हूँ, लाइक एज ये हमारी कोई एक प्लेट है। ठीक, यहाँ पे हमने ये मेरा करेक्शन था। ठीक, इस करेक्शन मैंने P फोर्स यहाँ से लगाया, P फोर्स यहाँ से लगाया। ठीक, अब टीयरिंग फेलियर यहाँ पे समझिएगा कि हमारा जो टेंशन फेलियर होता है वो किस प्रकार से होता है। तो इससे हमारा क्या होगा, जब मैंने यहाँ P फोर्स लगाया तो जो हमारी प्लेट है, ठीक, टेंशन फेलियर में रिवेट ना फेल होकर हमारी क्या फेल होती है, प्लेट फेल होती है। तो जो अब ये जो हमारी प्लेट है, यहाँ पे प्लेट क्या हो जाएगी, यानी इसका यानी हाफ पार्ट हमारा ये आ गया, हाफ पार्ट अब यहाँ पे ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरी प्लेट हमारी फेल हो जाएगी। जब हमने यहाँ पे से पी लगा के P फोर्स लगा के खींचा, ठीक, तो प्लेट क्या हो गई, प्लेट बीच से फट गई। तो इस प्रकार के फेलियर को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे टेंशन फेलियर। तो अब इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जो हमारा सीयरिंग फेलियर होता है, बेरिंग फेलियर होता है, वो रिवेट्स के फेलियर होते हैं। लेकिन वहीं पे यदि हमारा टीयरिंग फेलियर हो रहा है, इसके मतलब कि हमारी प्लेट फेल हो रही है। अब इनके कुछ ये फार्मूले हैं जो कि हम लोगों को जब भी रिवेट्स का एनालिसिस करना है, ये रिवेट की डिज़ाइन करनी है, तो इन फार्मूलों का हमें यूज करना होगा। सबसे पहला है हमारा, यदि हमें टेंशन स्ट्रेंथ निकालनी है तो PT बराबर हमारा फार्मूला होता है, यानी PT, यहाँ पे PT क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, यानी PT बराबर P माइनस डी इंटू टी इंटू FT। ठीक, P यहाँ पे क्या होती है, पिच होती है, D हमारा क्या होता है, डायाफ होल होता है, T हमारी क्या होती है, थिकनेस ऑफ प्लेट होती है। अब थिकनेस ऑफ प्लेट लाइक ए सपोज दैट हमने वहाँ पे 2 प्लेट यूज़ की गई हैं। ठीक, और फर्स्ट प्लेट की जो थिकनेस है वो मान लीजिए T1 है, सेकंड प्लेट जब हम लोग वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो T2 है। अब इन दोनों प्लेट्स में अब हमें यहाँ पे ये जानना आवश्यक होगा कि T1 की वैल्यू रखेंगे कि T2 की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि यदि जिसकी वैल्यू कम आ रही है उसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। यदि हमारा ये वाला केस बन रहा है तो इस केस पे हम लोग यहाँ पे जो T1 की वैल्यू आएगी उस वैल्यू को T के रूप में कंसीडर करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा है सीयरिंग स्ट्रेंथ। जब हम लोग सीयरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे तो उसका फार्मूला होता है PS बराबर π/4d² FS। ठीक, तो PS बराबर π/4d² FS, ये हमारा कब हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, जब हमारा वहाँ पे सिंगल सीयरिंग होता है। यदि उसी केस पे हमारा डबल सीयरिंग आ जाता है तब फिर हम लोग वहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या था, सिर्फ फार्मूला यही है हमारा कि π/4d² FS। ठीक, लेकिन यदि वहाँ पे डबल सीयरिंग का केस बन रहा है तब फिर हम लोग वहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई में और करवा देंगे। फिर नेक्स्ट हमारा आता है बेरिंग स्ट्रेंथ। बेरिंग स्ट्रेंथ का फार्मूला है यहाँ पे PV बराबर D इंटू टी इंटू FV। ठीक, तो D डायाफ होल, T थिकनेस ऑफ प्लेट और FV हमारी क्या है, इसकी परमिसिबल स्ट्रेस है। ठीक, इन सभी से कैलकुलेशन करके हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों की स्ट्रेंथ निकाल लेंगे, मतलब सीयरिंग पे स्ट्रेंथ निकाल लेंगे, बेरिंग पे स्ट्रेंथ निकाल लेंगे, टीयरिंग पे स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। तीनों की स्ट्रेंथ निकालने के बाद अब हम लोग कैसे समझेंगे कि इसकी हमारे जो कनेक्शन है, कनेक्शन की स्ट्रेंथ कितनी है। तो तीनों स्ट्रेंथ में से जो वैल्यू हमारी कम आएगी वो उसी कनेक्शन की स्ट्रेंथ कहलाएगी। लाइक एज जैसे सबसे पहले हमने क्या निकाला हुआ था, यहाँ पे सीयरिंग स्ट्रेंथ निकाला हुआ था, सीयरिंग पे निकाला, फिर नेक्स्ट बेरिंग पे निकाला, फिर नेक्स्ट टीयरिंग पे निकाला। ठीक, तीनों पे निकालने के बाद इसमें से जिसकी वैल्यू कम आ रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमने तीनों पॉइंट पे यहाँ पे स्ट्रेंथ निकाली हुई थी। अब तीनों में से जिसकी वैल्यू कम आएगी
ठीक, जिसकी वैल्यू कम आएगी वही हमारे कनेक्शन की स्ट्रेंथ कहलाएगी। अब नेक्स्ट रिवेट वैल्यू। रिवेट वैल्यू क्या होती है, चलिए अब इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जब हम लोगों ने यहाँ पे सीरिंग पे स्ट्रेंथ निकाली हुई थी, सीरिंग पे स्ट्रेंथ निकाली, फिर हम लोगों ने यहाँ पे बीरिंग पे स्ट्रेंथ निकाली। ठीक, सीरिंग और बीरिंग पे स्ट्रेंथ निकालने के बाद फर्स्ट सेकंड, ठीक, इसमें से जो वैल्यू कम आ रही यानी मिनिमम वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू थी हमारी वो क्या थी, हमारी कनेक्शन की स्ट्रेंथ थी, कनेक्शन की स्ट्रेंथ थी। ठीक, जो कनेक्शन की स्ट्रेंथ होगी वही हमारी रिवेट वैल्यू होगी। यानी रिवेट वैल्यू को हम लोग कैसे समझेंगे कि मतलब रिवेट मान वह अधिकतम बल है जो रिवेट सुरक्षित रूप से सहन कर सके या उसे वहन कर सके। इस प्रकार के मान को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवेट मान या रिवेट वैल्यू बोलते हैं। अपरूपण सीरिंग अथवा बेरिंग में न्यूनतम रिवेट की सामर्थ्य को रिवेट वैल्यू या रिवेट मान के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा टर्म है यहाँ पे इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या होता है, यह जोड़ की सामर्थ्य एवं ठोस प्लेट की सामर्थ्य का अनुपात होता है। दक्षता को रिवेटेड जोड़ सामर्थ्य का प्रतिशत मात्रा भी कहते हैं। जैसे अब यदि हम लोगों को रिवेट की सामर्थ्य निकालनी है तो रिवेट की सामर्थ्य हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है यानी ईटा इक्वल टू रिवेटेड जोड़ की सामर्थ्य बटे ठोस प्लेट की सामर्थ्य। मतलब जब हम लोगों ने यहाँ पे सीरिंग और बेरिंग पे जो उसकी जो स्ट्रेंथ निकाली हुई है, लाइक एज हमने यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रेंथ निकाली सीरिंग पे, फिर निकाली यहाँ पे बेरिंग पे। अब इन दोनों में से जो वैल्यू हमारी कम आई, ठीक, इन दोनों में से जो वैल्यू हमारी कम आएगी वो क्या कहलाएगी, रिवेटेड जोड़ की सामर्थ्य कहलाएगी। यानी जो हमारी रिवेटेड कनेक्शन है उसकी स्ट्रेंथ हमारी क्या हो गई, जो भी वैल्यू कम आई। फिर जो ठोस प्लेट है, ठोस प्लेट की जो हम लोग स्ट्रेंथ निकाल के उससे डिवाइड कर देंगे तो फिर हमारी क्या निकल आएगी, इफिशियंसी निकल आएगी। लाइक एज हमारी यहाँ पे जो शेयरिंग की वैल्यू आई थी, सपोज दैट वो हमारी वैल्यू कम आई है, तो अब जो हमारा हो जाएगा रिवेटेड जोड़ की सामर्थ्य वो कितना हो जाएगा, यानी PS, ठीक, बटे P। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या है, सीरिंग पे जो स्ट्रेंथ आ रही थी ये क्या थी, ये हमारी मिनिमम वाली थी। ये क्या है यहाँ पे, यानी जो सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ है। ठीक, तो सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने का हमारा फार्मूला होता है B इंटू T इंटू FT। ठीक, इससे हम लोग सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ निकाल लेंगे और फिर उसे डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो उसकी इफिशियंसी कहलाएगी। फिर यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे हम लोग जो रिवेट का डायामीटर लेते हैं तो रिवेट का डायामीटर कैसे कैसे लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टर्म आता है नॉमिनल डायामीटर। तो नॉमिनल डायामीटर क्या होता है, फिर दूसरा हमारा यहाँ पे टर्म आता है ग्रॉस डायामीटर, कि ग्रॉस डायामीटर क्या होता है। तो नॉमिनल डायामीटर ग्रॉस डायामीटर दोनों में बस छोटा सा एक बेसिक सा ही डिफरेंस है। चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि नॉमिनल डायामीटर और ग्रॉस डायामीटर में हमारा डिफरेंस क्या होता है। जो हमारा नॉमिनल डायामीटर होता है ये हमारा होता है डाया ऑफ रिवेट। ठीक, जो हमारा नॉमिनल डायामीटर होगा क्या होगा, हमारा डाया ऑफ रिवेट होगा। वहीं पर जब हम लोग उसका ग्रॉस डायामीटर लेते हैं, ग्रॉस डाया बराबर हमारा होता है नॉमिनल डायामीटर प्लस 1.5 mm और 2 mm। ठीक, अब ये डेटा हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे हमें 1.5 mm लेना है, कहाँ पे हमें 2 mm लेना है। तो देखिए, तो हमारा ग्रॉस डाया बराबर क्या हुआ, ग्रॉस डाया बराबर डाया ऑफ होल। तो इससे आप लोगों की एक चीज समझ में ये आई होगी कि हम लोग जिसको नॉर्मल डाया ले रहे थे वो कम ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो हमारा ग्रॉस डाया होगा वो डाया ऑफ होल होगा। डाया ऑफ होल हमेशा नॉमिनल डायामीटर से थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। ऐसा क्यों रखते हैं,
यदि हमारा डाया होल की वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी तो रिवेट को हम आसानी से इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया कि उसका नॉमिनल डायामीटर और ग्रॉस डायामीटर, इनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। अब जो हमारा नॉमिनल डायामीटर निकालने का फार्मूला है, तो अकॉर्डिंग टू अनविन फार्मूला जो हम लोग डी की वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं डी इक्वल टू 6.05√T। ठीक, ये हमारी होती है। यहाँ पे जो टी होती है, टी बराबर हमारा होता है थिकनेस ऑफ प्लेट। ठीक, हमारी क्या होती है, प्लेट की थिकनेस होती है। तो टी हमारा क्या होगा, थिकनेस ऑफ प्लेट। ठीक है, तो टी यहाँ पे हो गया हमारा थिकनेस ऑफ प्लेट। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग उसका नॉमिनल डायामीटर निकाल लेते हैं। फिर जब नॉमिनल डायामीटर हमारा निकल आएगा तो नॉमिनल डायामीटर की हेल्प से हम लोग उसका ग्रॉस डायामीटर फाइंड कर लेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे इसमें फ्रेंच का फार्मूला दिया गया है कि फ्रेंच का फार्मूला हमारा क्या होता है, डी इक्वल टू 2.5T + 4 mm। फिर नेक्स्ट ये कुछ जर्मन फार्मूला है। फिर कुछ ये हमारे जो सामान्य व्यास होते हैं यानी नॉर्मल डायमीटर होते हैं, ये कितनी कितनी वैल्यू लेते हैं, तो उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल से दिया है। ठीक है, कि यदि वहाँ पे छत कैंची या संप्रेशर टावर या साइन बोर्ड के आकार आदि, तो उस केस में हम लोग 12 mm से लेकर 16 mm तक उसका जो नॉर्मल डायमीटर होगा वो एज्यूम करेंगे। वहीं पर यदि हम लोग बड़े पुल या टावर में अपनी रिवेट्स को यूज कर रहे हैं तो उसका जो डाया होगा वो 22 mm से लेकर 28 mm तक होगा। पुल कार्य के लिए मतलब कोई भी हम लोग ब्रिज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं, ठीक, तो उसमें हम लोग जो रिवेट्स का यूज करेंगे उन रिवेट का जो डाया होगा वो 22 mm से लेकर 25 mm तक होगा। नेक्स्ट, कोई हम लोग वर्कशॉप बिल्डिंग बना रहे हैं, उस पे जो हम लोग डाया रखेंगे वो 20 mm रखेंगे। फिर अब ये हम लोगों ने सबसे पहले फाइंड किया हुआ था नॉमिनल डायमीटर। अब जब हमारा नॉमिनल डायमीटर निकल आया तो उसके बाद में हम लोग नॉमिनल डायमीटर की हेल्प से यहाँ पे ग्रॉस डायमीटर फाइंड कर लेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो हमारा ग्रॉस डाया होगा, ग्रॉस डाया हमारा क्या होता है, डाया ऑफ होल होता है, डाया ऑफ होल होता है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि हम लोग जो डाया ऑफ होल रखते हैं वो डाया ऑफ रिवेट से मैक्सिमम रखते हैं, यानी DH की वैल्यू हमेशा D से मैक्सिमम होगी। ठीक, उसका मैंने रीजन ही बताया कि ऐसा हम लोग क्यों करते हैं। यदि हम लोग डाया ऑफ होल की वैल्यू डाया ऑफ रिवेट से ज़्यादा नहीं रखेंगे तो रिवेट को आसानी से इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो उनकी कुछ क्राइटेरिया हैं, जो क्राइटेरिया हमारे IS कोड 800 में दिए हुए हैं। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे डाया ऑफ होल का यानी ग्रॉस डायमीटर का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यदि हमारा सबसे पहले जो उसका नॉमिनल डायमीटर है वो 25 mm या 25 mm से कम है, उस केस पे जो हमारा ग्रॉस डायमीटर होगा वो होगा, तो हमारा यहाँ पे जो ग्रॉस डायमीटर होगा वो होगा नॉमिनल डायमीटर यानी स्मॉल d प्लस 1.5 mm। ठीक, जब हमारी कंडीशन ये वाली कंडीशन आ रही थी तो इस केस में हम लोग ये यूज करेंगे। वहीं पर यदि हमारे नॉमिनल डायमीटर की वैल्यू इससे बढ़ जाती है यानी इससे ज़्यादा आती है, यानी जो हमारी डी की वैल्यू आएगी, ठीक, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 25 mm, तो इस केस पे हम लोग जो उसकी ग्रॉस वैल्यू लेंगे वो कितनी लेंगे, तो ग्रॉस वैल्यू निकालने का हमारा फिर फार्मूला हो जाएगा कि यानी कैपिटल D बराबर स्मॉल d प्लस 2 mm। ठीक, ये था हमारा सेकंड केस कि जब वहाँ पे डाया ऑफ रिवेट की वैल्यू 25 mm से ज़्यादा थी, तब हम लोग ग्रॉस डायमीटर निकालने के लिए अपना ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और यदि वहीं पे हमारी जो नॉर्मल डायमीटर है उसकी वैल्यू 25 mm, ये 25 mm से कम है, तो उस पर नॉर्मल डायमीटर पे 1.5 mm ही उसमें हम ऐड कर देंगे। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है, यदि वो आपसे पूछ लेता है नंबर ऑफ रिवेट कि नंबर ऑफ रिवेट का आप लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो नंबर ऑफ रिवेट निकालने का हमारा फार्मूला होता है N = F/R। ठीक, यहाँ पे F क्या होता है, F होता है जोड़ पे आने वाला भार, यानी
ज्वाइंट की जो भी स्ट्रेंथ होती है वो हमारी क्या होती है, एफ होती है। ठीक, यानी यदि हम इसे सिंपली रूप से यहाँ पे करें, यानी स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट बटे रिवेट वैल्यू। ठीक, या इसे हम और भी डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा होगा, यानी टोटल जो भी उस पर जितना भी लोड आ रहा है, यानी इस पर कितना लोड आ रहा है, ये कितना लोड हमारा बियर कर रहा है, बटे रिवेट वैल्यू, इससे भी हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ रिवेट, ये रिवेट की संख्या निकाल सकते हैं। अब कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके जितने भी मेन बेसिक टर्म थे उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अब जो पॉइंट्स यहाँ पे बचा हुआ है तो हम लोग न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करते हैं, उसमें जो भी पॉइंट आएगा तो उनके बारे में वहीं बीच में ही डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन है, कि दो प्लेटें हैं जिनकी मोटाई 10 mm एवं 15 mm है, उनको 20 mm रिवेट दो प्लेटें जिनकी मोटाई 10 mm एवं 15 mm है, 20 mm रिवेट से लैब जोड़ द्वारा जोड़ी जानी है। ठीक, जिसकी रिवेट वैल्यू या रिवेट मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो उसमें क्वेश्चन में हमको यहाँ पे क्या दे दिया है कि दो प्लेट हैं। देखिए ये पॉइंट मैंने पहले डिस्कस किया हुआ था। यहाँ पे जो हमारी T1 है यानी प्लेट की थिकनेस वो पहले दे रखी है 10 mm, फिर T2 यानी दूसरी प्लेट की थिकनेस ये दे रखी है हमारा 15 mm। ठीक, ये डेटा हमारा सब दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि 20 mm रिवेट से, यानी जो हमारा नॉर्मल डायामीटर है वो नॉर्मल डायामीटर कितना दिया हुआ है 20 mm। ठीक, जोड़ी जानी है, वो भी ज्वाइंट कौन सा हमारा, ये है लैब ज्वाइंट हो गया। यहाँ पे जो स्ट्रेंथ हमें दी गई है ये स्ट्रेंथ दे रखी हुई है, एक स्ट्रेंथ हमारी ये दे रखी हुई है। ठीक, तो ये वाली जो स्ट्रेंथ है ये है हमारी एफएस, यानी सीरिंग पे स्ट्रेंथ, यानी सीरिंग पे परमिसिबल स्ट्रेस। ठीक, एफएस मतलब परमिसिबल स्ट्रेस इन सीरिंग। ठीक, और ये कौन सी हो जाएगी, ये है हमारी बीरिंग पे। तो अब हमें इससे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि उसकी रिवेट वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो रिवेट वैल्यू निकालने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ फार्मूले बताए हुए थे कि जब हम लोग सीरिंग पे निकालते हैं या बीरिंग पे निकालते हैं तो उनका फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, यदि हम लोगों को यहाँ पे सीरिंग पे निकालना है, ठीक, उसकी सीरिंग स्ट्रेंथ निकालनी है, तो सीरिंग स्ट्रेंथ निकालने का हमारा फार्मूला होता है π/4 इंटू d² एफएस। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे जो डी होता है वो DH होता है, मीन्स डाया ऑफ होल, जिसे हम लोग ग्रॉस डाया के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम नॉमिनल डायामीटर की हेल्प से ग्रॉस डायामीटर निकाल लेते हैं। तो हमारा जो ग्रॉस डायामीटर आ गया यहाँ पे देखिए, उसने नॉमिनल डायामीटर दिया है, यानी डी की वैल्यू दे रखी है 20 mm। ठीक, तो यहाँ पे जो कैपिटल डी की वैल्यू आएगी वो 20 + 1.5 mm। 1.5 हम लोग यहाँ पे क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि जो नॉर्मल डायमीटर की वैल्यू है वो 25 mm से कम है, तो इस प्रकार से हम लोग इसमें 1.5 mm ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारी ग्रॉस डायमीटर की वैल्यू हो गई वो हो गई 21.5 mm। ये हमारी क्या हो गई, उसके ग्रॉस डायमीटर की वैल्यू। ठीक, तो अब हमारा यहाँ पे फार्मूला क्या बन गया, जो हम लोग सीरिंग पे स्ट्रेंथ निकाल रहे थे, यानी सीरिंग स्ट्रेंथ। ठीक, तो हमारा फार्मूला क्या था, π/4 इंटू DH² इंटू एफएस। ठीक, π/4 इसकी वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख देंगे π/4 इंटू DH, यानी डाया ऑफ होल की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी ही निकाल चुके हैं, यानी 20 + 1 यानी 21.5। ठीक, इंटू इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू एफएस की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दे रखी हुई है 100। ठीक, इन सब का कैलकुलेशन कर लेंगे। सब का कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारी सीरिंग पे स्ट्रेंथ आएगी
तो सी रिंग पे हमारी स्ट्रेंथ कितनी निकल के आ गई, यानी यहाँ पे 36.31 किलो न्यूटन, यानी एफ एस हमारा कितना निकल आया, 36.31 किलो न्यूटन। अब हम लोग सी रिंग के बाद उसकी बेरिंग पे स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। तो हमारा जो बेरिंग का फार्मूला होता है, तो बेरिंग का फार्मूला होता है कि पी बी बराबर एफ वी इंटू डायाफ होल इंटू टी। ठीक, टी यहाँ पे हमारी क्या होती है, थिकनेस होती है, थिकनेस ऑफ प्लेट यानी। तो अब मैंने ये बताया हुआ था कि जो हम थिकनेस लेंगे कौन सी लेंगे, यानी कम वाली। तो इसमें थिकनेस हमारी दे रखी हुई थी, एक T1 की वैल्यू थी 10 mm, दूसरी T2 की वैल्यू थी 15 mm। दोनों में से जो भी वैल्यू कम आ रही है उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। तो यानी हम यहाँ पे जो T की वैल्यू लेंगे वो कितनी लेंगे, 10 mm लेंगे, क्योंकि 10 mm ही यहाँ पे हमारी कम वैल्यू आ रही है। ठीक, तो हमारा फार्मूला क्या बन गया, पी बी बराबर डायाफ होल, डायाफ होल हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 21.5 डी इंटू टी इंटू एफ वी की वैल्यू कितनी है 270। ठीक, इन सब का कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारी यहाँ पे बीरिंग पे स्ट्रेंथ निकल के आएगी, वो बीरिंग की स्ट्रेंथ निकल के आ रही है, यानी पी बी बराबर 58.05 किलो न्यूटन। तो अब हम लोग जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें जो रिवेट की स्ट्रेंथ होगी या कनेक्शन की स्ट्रेंथ होगी वो कितनी कितनी होगी। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे निकाला हुआ था सीरिंग पे स्ट्रेंथ। तो मैं जो सीरिंग पे स्ट्रेंथ निकल के आई थी, यानी पी एस जो हमारी निकल के आई थी वो निकल के आई थी 36.3 किलो न्यूटन। ठीक, देखिएगा आप लोग। और जो हमारा पी बी निकल के आया, पी बी निकल के आया 58.05 किलो न्यूटन। तो इन दोनों में से हमारी जो पी एस की वैल्यू है वो पी बी से कम है। तो जो वैल्यू हमारी कम होती है वो ही हमारी रिवेट की स्ट्रेंथ या कनेक्शन की स्ट्रेंथ कहलाती है, और उसी वैल्यू को हम लोग रिवेट वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये एक न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट ये हमारा कुछ दूसरा न्यूमेरिकल है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, इसमें दिया हुआ है कि एक 22 mm व्यास की रिवेट के लिए सामर्थ्य की गणना कीजिए। ठीक, जो उस पर नॉमिनल डायामीटर दिया हुआ है वो 22 mm दिया है, लेकिन उनकी कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या है, सिंगल शेयरिंग पे और डबल शेयरिंग पे हमें क्या निकालनी है, उसकी स्ट्रेंथ निकालनी है। तो साथ में ये भी कंडीशन दे रखी है कि शक्ति चालित, यानी जो हमारे शक्ति चालित सॉफ्ट रिवेट हैं वो उनका हमें प्रयोग करना है, और भी शेयरिंग पे स्ट्रेंथ निकालनी है। तो हमारा फार्मूला क्या था, पी एस बराबर π/4 डी स्क्वायर एफ एस। ठीक, ये हमारा फार्मूला था शेयरिंग स्ट्रेंथ निकालने का। लेकिन डी यहाँ पे क्या होता है, हमारा डायाफ होल होता है। एफ एस हमारी क्या होती है, परमिसिबल स्ट्रेस इन शेयरिंग। ठीक है, तो परमिसिबल स्ट्रेस इन शेयरिंग अकॉर्डिंग टू आईएस कोड, तो यहाँ पे जो हम लोग इसकी स्ट्रेंथ होती है ये होती है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, तो जब हम लोग फर्स्ट कंडीशन पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यानी सिंगल शेयरिंग पे, तो सिंगल शेयरिंग का हमारा फार्मूला हो जाएगा, यानी पी एस बराबर, ठीक, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट कंडीशन भी हमारा क्या हो गया, पी एस बराबर π/4 इंटू डायाफ होल का स्क्वायर इंटू एफ एस। ठीक, π/4 की यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। डायाफ होल, उसने नॉर्मल डायामीटर यहाँ पे कितना दिया हुआ है 22 mm, तो जो डायाफ होल निकाल लेंगे, डायाफ होल हमारा कितना हो जाएगा कि डायाफ होल बराबर, देखिए यहाँ पे जो हमारा डायाफ होल निकल के आएगा, ठीक, तो हम लोग सबसे पहले डायाफ होल निकालेंगे। डायाफ होल बराबर नॉर्मल डायामीटर प्लस 1.5 mm। तो हमारा डायाफ होल कितना निकल आया 23.5 mm।
ठीक, यहाँ पे भी हम लोगों ने 1.5 mm ही ऐड किया है क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल डायमीटर है वो 25 mm से कम है। तो अब यहाँ पे हम लोग कितना रख देंगे, 23.5 का स्क्वायर इंटू एफ की वैल्यू हो जाएगी 100। इन सब का कैलकुलेशन करने के बाद इसकी जो स्ट्रेंथ निकल के आएगी वो हमारी कौन सी होगी, सिंगल शेयरिंग पे स्ट्रेंथ। ठीक, तो यानी जो ये हमारी स्ट्रेंथ निकल के आई कौन सी आई, सिंगल शेयरिंग पे स्ट्रेंथ निकल के आई। वहीं पे तो इसकी जो स्ट्रेंथ निकल के आई थी सिंगल शेयरिंग पे वो कितनी निकल के आई है, यानी 43.37 किलो न्यूटन। जब अब हमें डबल शेयरिंग पे स्ट्रेंथ निकालनी है तो डबल शेयरिंग की स्ट्रेंथ निकालने का सिर्फ फार्मूला हमारा सेम ही रहता है। फार्मूला हमारा क्या था, पी एच बराबर π/4 इंटू डी स्क्वायर डी एच का स्क्वायर इंटू एफ एस। ठीक, लेकिन सिंगल शेयरिंग पे हम लोगों ने ये फार्मूला यूज़ किया था। डबल शेयरिंग के केस में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और करवा देंगे क्योंकि यहाँ पे जो हमारे शेयरिंग प्लेन है वो 2 शेयरिंग प्लेन हो गए हैं। ठीक, जब हमारे डबल शेयरिंग प्लेन हो गए हैं तो फिर हमारा क्या करेगा, यहाँ पे जो पी एच की वैल्यू आएगी जस्ट इसका डबल आ जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारी पी एच की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 86.70 किलो न्यूटन। ठीक, ये हमें डबल शेयरिंग पे। तो ये थे हमारे कुछ एनालिसिस वाले क्वेश्चन। अब ये हमारे एनालिसिस वाले क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हमारे जो डिजाइन वाले क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि डिजाइन हम लोग जो रिवेटेड डिजाइन करते हैं वो कैसे करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक्सरसाइज के रूप में है जिसको आप लोगों को लगाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, 10 mm मोटी 2 प्लेटों को 18 mm व्यास के रिवेटों से एकल रिवेट, ठीक है, लैब जोड़ द्वारा जोड़ा गया है। यदि पिच 55 mm हो तो जोड़ की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो हमारे टीयरिंग की परमिसिबल स्ट्रेस है, ठीक, 150 है, 150 MPa। शेयरिंग पे है परमिसिबल स्ट्रेस 90 MPa। बीयरिंग पे परमिसिबल स्ट्रेस है 270 MPa। ठीक है, इन सब डेटा का प्रयोग करते हुए हम लोग क्या करना है, यहाँ पे जोड़ की स्ट्रेंथ निकालनी है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए एक्सरसाइज के रूप में। इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को सॉल्व करना है। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस।